हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पार्ट 4 डिस्कस करने वाले हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। आखिर प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे परफॉर्म होता है। अगर याद होगा तो इसके पहले मैंने एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया था। क्या था? व्हाट इज द नीड ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इन स्पाइट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये थर्ड वीडियो में हमने डिस्कस किया था। ये इस क्वेश्चन को दिया था आपके लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए, हमारी बॉडी में दोनों सिस्टम है, लेकिन दोनों हैं क्यों? कोई एक ही होता, काम तो चल जाना चाहिए था। ये इसलिए है ना कि हमारी बॉडी में जो नर्व्स है, न्यूरॉन्स है, हर एक सेल्स तक नहीं पहुंच सकते। तो इस पहुंच को बढ़ाने के लिए हार्मोन्स का यूज़ किया जाता है, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर आता है। दूसरा एक और रीज़न बता सकते हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म इफेक्ट। देखिए, जो नर्वस सिस्टम होता है उसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है, यानी अगर मुझे बोलना है मैं बोल दिया, लेकिन कुछ ऐसा चेंज बॉडी में, कुछ ऐसा ग्रोथ, जैसे ग्रोथ हार्मोन के बारे में हमने बात की थी कि ग्रोथ हार्मोन बॉडी में सिक्रीट होता है। तो ये अचानक नहीं सिक्रीट होता, ये हम जब तक हैं अबाउट अप टू 18 एज तक सिक्रीट होते रहता है। तब हमारी हाइट धीरे धीरे बढ़ती है। ऐसा तो नहीं होता ना कि अचानक बढ़ जाती है। तो ये दोनों रीज़न हो सकते हैं एंडोक्राइन सिस्टम के रहने के। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। अगर बात की जाए प्लांट्स के कंडीशन में, तो प्लांट बेचारा बहुत ही गरीब है इस कंडीशन में, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम, क्योंकि ना इसके पास एंडोक्राइन सिस्टम है, ना इस बेचारे के पास नर्वस सिस्टम है। रीज़न यही है ना कि प्लांट्स में ज़्यादातर सेल्स डेड होते हैं, कुछ ही सेल लिविंग होते हैं। तो कुछ सेल एक सिस्टम को नहीं चला सकते, इसलिए ऐसा होता है कि इसमें ना डाइजेस्टिव सिस्टम दिखेगा आपको, ना ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जैसे हमारे ब्लड वेसल्स हार्ट थे वैसे इसमें नहीं है। तो देखते हैं क्या है। इसके अंदर 5 मेन हार्मोन होते हैं, जिनको PGR कहा जाता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। आपके NCERT में 4 ही लिखा है, एक्चुअली होते 5 है, पढ़ना आपको 4 है। तो सोचा कि एक क्यों छोड़ूं, उसको ही बता देता हूँ। ठीक है, तो पहला है ऑक्सिन, दूसरा है गिबरेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन, चौथा है ABA एब्सिसिक एसिड, जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, और फिफ्थ है इथाइलिन, जिसको गैसेस हार्मोन कहते हैं, और यही एक्स्ट्रा है। तो इतना जानना तो कोई बात नहीं। ऑक्सिन क्या है? ऑक्सिन, अगर एक प्लांट की बात की जाए तो ये प्लांट की बॉडी है। ठीक है, ये प्लांट की बॉडी है। इस प्लांट की बॉडी में अपर रीजन में और लोअर रीजन में बात करते हैं, टिप पे, शूट टिप और रूट टिप। इन दोनों टिप पे कुछ सेल्स होते हैं जिनको कहा जाता है एपिकल मेरिस्टेम। अगर 9th में आपने पढ़ा होगा तो याद होगा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं। यहाँ ऑक्सिन हार्मोन होता है जो प्लांट के एलोंगेशन में मदद करता है। तो प्लांट के लेंथ में ग्रोथ दिखाता है ऑक्सिन। दूसरा, ऑक्सिन अगर हार्मोन में होगा तो उस हार्मोन के कारण फोटोट्रॉपिज्म शो करेगा। फोटोट्रॉपिज्म क्या है? ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट, ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट। प्लांट्स जनरली लाइट की तरफ ही ग्रोथ शो करता है। प्लांट लाइट की तरफ ही ग्रोथ शो करता है, जिसको फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ऑक्सिन का ये दोनों एग्जाम्पल। दूसरा है गिबरेलिन का क्या है? ये वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा, यानी फ्लावर को छोड़ के जो भी ब्रांचेस हो गए, लीव्स हो गए, स्टेम हो गए, इन सब का ग्रोथ शो करेगा गिबरेलिन्स। और ये बोल्टिंग प्रमोट करता है। बोल्टिंग क्या है? ब्रैकेट में मैंने लिखा इंटरनोडल एलोंगेशन। देखो, अगर शुगर केन आपने देखा होगा ना, तो शुगर केन में ये जो बीच का एरिया, बीच में लगता है कि किसी ने गोल घेरा लगा रखा है, तो इसको कहते हैं नोड। ये भी है नोड। दो नोड के बीच में जो डिस्टेंस है ना, इसको कहा जाता है इंटरनोड बोल सकते हैं ना। व्हाट इज इंटरनोड? द डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट नोड इज कॉल्ड इंटरनोड। ठीक है, तो ये इंटरनोड एलोंगेशन करता है। बताओ, गिबरेलिन्स का यूज़ किस में करना चाहिए? मान लो मेरे पास हार्मोन है, हम छिड़काव कर रहे कहीं, तो वहाँ क्या यूज़ करना चाहिए? किस प्लांट्स में यूज़ करना चाहिए? ये बोल्टिंग, ये शुगर केन में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसका लेंथ ही हमारे लिए बेनिफिशियल है। जितना लॉन्ग होगा वो उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, थर्ड है साइटोकाइनिन। इससे समझ लीजिएगा, C से साइटोकाइनिन, C से सेल डिवीज़न। ये सेल डिवीज़न प्रमोट करेगा, स्टोमाटा को फंक्शन करने में प्रमोट करता है। जैसे ये क्या करेगा फंक्शनिंग में, मतलब ओपन करेगा। स्टोमाटा को ओपन करने में साइटोकाइनिन का रोल होता है। ब्रेकिंग डॉर्मेंसी ऑफ सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। अब ये डॉर्मेंसी क्या है? डॉर्मेंसी मतलब इनएक्टिव स्टेज। अगर एक सीड की बात करते हैं तो एक सीड क्या है? एक लिविंग स्ट्रक्चर है। ध्यान दीजिएगा, वो एक लिविंग स्ट्रक्चर है। इसीलिए तो उसको बाद में, अगर 2 महीने बाद में किसी सॉइल में डाले तो जर्मिनेट हो जाता है। तो इसको कहते हैं वायबिलिटी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को वायबिलिटी कहते हैं। और वो क्यों अभी तक जिंदा है? क्योंकि वो डॉर्मेंट स्टेज में है, वो डॉर्मेंसी शो कर रहा है, इनएक्टिव स्टेज में है, लेकिन वो लिविंग है। ठीक है, तो वो किसी सीड
कि इस डोरमेंसी स्टेज को तोड़ने में मदद करता है, यानी उसको मदद करता है जर्मिनेट करने में, बोल सकते हैं ऐसे साइटोकाइनिन। दूसरा तो ये सीड और फ्रूट में बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। आइए बात करते हैं फोर्थ, एब्सिसिक एसिड, जिसको ABA कहा जाता है और स्ट्रेस हार्मोन। इसके बारे में बोल सकते हैं ना कि ये एक ऐसा हार्मोन है जो प्लांट को ढीठ बनाता है। ढीठ ना, क्यों? देखिए प्लांट में जो भी एडवर्स कंडीशन आएगा उस दौरान ये हार्मोन ज़्यादा काम करता है। जैसे लीफ को शेड करने में करता है। ऐसा देखो क्यों होगा? मान लो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, उस दौरान बहुत ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होगा, वाटर लॉस होगा, तो इस चीज़ से बचने के लिए क्या करता है, ये बहुत सारे लीव्स को शेड कर देता है, उस प्लांट से झड़ जाते हैं। अगर लीव्स झड़ गए तो ये ट्रांसपीरेशन का रेट भी तो कम हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रांसपीरेशन तो लीव्स ही करेंगे, उसमें जो स्टोमाटा है। स्टोमाटा को फंक्शनिंग यानी क्लोज करेंगे। ये फंक्शनिंग में ये क्लोज हो गया, ये ओपन हो गया, यानी साइटोकाइनिन ओपन कर रहा है और ये क्लोज कर रहा है। प्रमोट डोरमेंसी ऑफ सीड, देखो ये जस्ट अपोजिट काम कर रहा है साइटोकाइनिन के। ये एब्सिसिक एसिड जस्ट अपोजिट करता है, यानी ये सीड को जर्मिनेट होने से रोकेगा। इससे क्या फ़ायदा होगा कि हम किसी सीड को 4 महीने 5 महीने बाद भी जर्मिनेट कर सकते हैं। तो हर एक सीड की अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है कि इतने मंथ के अगर आपने उसको जर्मिनेट कराया तो ही जर्मिनेट होगा, अगर उसके बाद कराएंगे तो नहीं होगा। तो वो क्यों हो रहा है? वो हो रहा है एब्सिसिक एसिड के कारण। फिफ्थ है इथाइलिन गैसेस हार्मोन। एक कहावत सुनी होगी ना, एक सड़ा हुआ सेब पूरे टोकरी के सारे सेब को सड़ा देता है। इसके पीछे रीज़न है, इसके पीछे है कि उस सड़े हुए सेब से एक गैस निकल रहा है जिसको इथाइलिन कहते हैं या गैसेस हार्मोन कहते हैं, और उसी कारण ये चीज़ें हो रही है। तो फ्रूट के, सॉरी यहाँ हमने फूड लिख दिया, फ्रूट के राइपनिंग में बहुत मेन रोल प्ले करता है ये इथाइलिन। ठीक है, तो यही है 5 हार्मोन PGR। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मूवमेंट इन प्लांट्स। देखो प्लांट्स में मूवमेंट होता है, लोकोमोशन नहीं होता है। हमने पहले भी डिस्कस किया ना, लोकोमोशन मूवमेंट, यानी कोई ऑर्गेनिज्म अपने प्लेस को चेंज कर रहा है मूवमेंट के दौरान, तो वो लोकोमोशन कहलाएगा। और वो सिर्फ एक जगह रह के बिना प्लेस को चेंज किए हुए कोई भी चेंज शो कर रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको मूवमेंट कहा जाएगा। तो प्लांट्स में मूवमेंट होता है, लोकोमोशन नहीं होता। तो मूवमेंट जो होता है, ये 2 टाइप के मूवमेंट्स है प्लांट्स में मेनली, एक है ट्रॉपिक मूवमेंट और दूसरा है नेस्टिक मूवमेंट। तो देखते हैं पहले ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है। ट्रॉपिक मूवमेंट को ट्रॉपिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इसमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग प्लांट पार्ट रिस्पॉन्ड करते हैं। अब देखते हैं, पहला इसमें फोटोट्रॉपिज्म। देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, फोटो मतलब लाइट, ट्रॉपिज्म यानी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी इसमें प्लांट लाइट की मदद से ग्रोथ शो करता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो यही मैंने लिखा है। देखो मैकेनिज्म और ट्रॉपिज्म मैं समझाता हूँ। अगर याद होगा तो अभी भी बताया कि एक हार्मोन जो रूट और शूट टिप पे होता है, कौन सा? ऑक्सीन। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको भी याद आ गया होगा। ठीक है, तो मान लो ये प्लांट का स्टेम है। ठीक है, ये प्लांट का स्टेम है और यहाँ सन, ये सूरज है, ये सूरज की किरणें इस पर पड़ रही है, जो लाइट रेज पड़ रही है, तो यहाँ ऑक्सीन है ऊपर। तो ये ऑक्सीन इससे बहुत डरता है, ये भाग जाता है पीछे, अरे भागो भागो ऐसा कुछ, ये पीछे जाएगा। ऑक्सीन क्या करेगा? इसमें ग्रोथ शो करेगा, यानी यहाँ डिवीज़न कराएगा, सेल डिवीज़न। जब सेल डिवीज़न होगा ना, तो इस दौरान ये जो एरिया होगा, यहाँ सेल बहुत तेज़ी में डिवाइड करेंगे। अगर यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये अपने आप बेंड हो जाएगा, यानी ये जो स्टेम देख रहे हैं वो ऐसे ऐसे कुछ इस तरीके से हो जाएगा इस सन रेज के कारण। उसके बाद ये और इस डायरेक्शन में ग्रो कर सकता है। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि लाइट के टुवर्ड्स ये रिस्पॉन्स शो कर रहा है या मूवमेंट शो कर रहा है। तो यहाँ 2 चीज़ जानना है कि यहाँ ऑक्सीन के कारण ये चीज़ें हो रही है। ऑक्सीन हार्मोन इसमें मदद कर रहा है मैकेनिज्म और ट्रॉपिज्म में। ठीक है, यानी ऑक्सीन हार्मोन ट्रिप पे होता है, इस लाइट रेज के पड़ने से ये इस लाइट रेज से भागता है, तो इसे भागने के लिए पीछे छुप जाता है। पीछे छुपता है तो यहाँ सेल डिवीज़न कराता है, जिसके कारण ये जो स्टेम है ये बेंड हो जाता है टुवर्ड्स लाइट। तो कुछ यही तरीका है। दूसरा है जियोट्रॉपिज्म। अब देखो फोटोट्रॉपिज्म कौन शो करेगा? फोटोट्रॉपिज्म में भी 2 पार्ट आप बोल सकते हैं, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म। जैसे मान लो ये स्टेम है, अगर ये स्टेम सनलाइट के टुवर्ड्स मूव कर रहा है तो कहेंगे कि ये स्टेम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। लेकिन जब रूट की बात करेंगे तो अगर कोई पूछे आपसे कि ये रूट कैसा फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है, तो ये नेगेटिव। क्यों? क्योंकि लाइट ऊपर है, ऊपर की तरफ ग्रो होना चाहिए, नीचे की तरफ ग्रो हो रहा है। तो नेगेटिव पॉजिटिव याद रखना। दूसरा है जियोट्रॉपिज्म, नाम से है, इसको ग्रेविटोट्रॉपिज्म भी कहते हैं, यानी अर्थ के या सॉइल के टुवर्ड्स ग्रोथ हो रहा है, इसको क्या कहेंगे? ग्रेविटोट्रॉपिज्म या जियोट्रॉपिज्म। जैसे ये प्लांट के रूट हैं, प्लांट का जो रूट है वो नीचे की तरफ ग्रो करता है, तो आप बताइए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा?
हाँ, नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है यानी पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और ऊपर की तरफ स्टेम का जो ग्रोथ हो रहा है वो कैसा जियोट्रॉपिज्म शो कर रहा है, वो शो कर रहा है नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। यानी कह सकते हैं ना कि एक रूट जो है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है और नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है। स्टेम जो है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करता है और नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है, क्योंकि सॉइल कहाँ नीचे है और स्टेम का ग्रोथ कहाँ हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, इसलिए। तीसरा है हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म वाटर के रिस्पॉन्स में होता है। देखो ये ट्रॉपिज्म होना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही हाइड्रोट्रॉपिज्म है जिसके कारण रूट वाटर को एब्जॉर्ब करता है। जिधर वाटर मिलेगा उसकी तरफ रूट का ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा। फोर्थ है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मो का मतलब होता है टच। सबका वर्ड का मतलब आप समझ सकते हो। फोटो मतलब लाइट, जियो मतलब अर्थ, हाइड्रो मतलब वाटर, थिग्मो मतलब टच, यानी ये टच के कारण कोई रिस्पॉन्स हो करेगा। देखिए इसमें आप कुछ क्लाइंबर्स, क्रीपर्स वगैरह देख सकते हैं, जैसे कुछ प्लांट्स है जिसमें होता है ये, जिसको क्या कहा जाता है, टेंड्रिल। तो ऐसे प्लांट्स को क्लाइंबर्स कहते हैं और इनको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। मान लो कि एक कोई लकड़ी मैं यहाँ लगा दूँ तो ये टेंड्रिल्स क्या होगा, इसके ऊपर पूरी तरीके से घूम जाएगा। अब क्या हो रहा है, जब जैसे मान लो ये टेंड्रिल है तो जैसे ही इसमें टच हो रहा है इस सपोर्ट सिस्टम में, तो ये अपने आप को पूरी तरीके से कॉइल कर रहा है इस सपोर्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो ये कैसा ट्रॉपिज्म हो गया, थिग्मोट्रॉपिज्म हो गया, ठीक है। फिफ्थ है कीमोट्रॉपिज्म। कीमो यानी केमिकल्स। ये कीमोट्रॉपिज्म में क्या होता है, केमिकल्स के कारण स्टिमुलस शो होता है। अब जैसे एक एग्जांपल देख सकते हो, पॉलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा। अब सोचने वाली बात है, रिप्रोडक्शन चैप्टर में आपने पढ़ा था कि पॉलन ग्रेन आता था, स्टिग्मा के ऊपर गिरता था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना कि ये कैसे पता चलेगा स्टिग्मा को कि ये जो पॉलन ग्रेन है ये उसी स्पेसीज का है या किसी और का है। तो ये पता चलता है, केमिकल डायलॉग चलता है, कुछ केमिकल का सिक्रीशन होता है और ये कहीं ना कहीं केमिकल की मदद से हो रहा है, इसीलिए उसको कहेंगे कीमोट्रॉपिज्म। क्यों? क्योंकि जो पॉलन ट्यूब का ग्रोथ है वो केमिकल के कारण नीचे की तरफ होता है ओव्यूल में। तो ये हो गया कीमोट्रॉपिज्म। अगर ऐसा कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप रिप्रोडक्शन वाला जो भी टॉपिक है उसको क्लियर करके ये समझ। आफ्टर ट्रॉपिक मूवमेंट और ट्रॉपिज्म हम दूसरा पढ़ेंगे नेस्टिक मूवमेंट, जिसको नेस्टी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें डायरेक्शनल लेस मूवमेंट होगा, यानी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा, यानी स्टिमुलस जिधर से हो रहा है ये उस डायरेक्शन में मूवमेंट तो कतई नहीं होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक प्लांट है जिसका नाम है मिमोसा पुडिका। इसको आप नॉर्मली टच मी नॉट प्लांट के नाम से जानते हैं या फिर छुई मुई भी कहते हैं। आप जब भी इसको छू देंगे तो ये मुई हो जाएगा। I mean क्या है, इसमें एक बहुत बड़ा चेंज दिखता है इसके लीव्स में। एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये चेंज क्यों हो रहा है, हमने लिखा कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल अराइज होता है जो पल्मिनस के पास पहुंचता है और यहाँ से जो वाटर है ये लूज कर देता है, जिसके कारण ये लीफ बेंड हो जाता है। इसको एक डायग्राम से समझते हैं। तो हमने ये ब्रांच बनाई है जिसमें ये लीफ अराइज है, ठीक है। ये लीफ है किसका, मिमोसा पुडिका का लीफ है। ये जो लीफ बेस है ये थोड़ा सा सॉलिड पोर्शन है, इसको लीफ बेस या पल्मिनस कहा जाता है। क्या है ये, पल्मिनस। जब आप लीफ को टच करते हो ना तो इस पल्मिनस में जो वाटर होता है ये मूव कर जाता है इस ब्रांच में। अब जब वाटर यहाँ से लूज कर गया तो ये बेंड हो जाएगा। कुछ मिनट के बाद फिर से वाटर यहाँ आ जाता है पल्मिनस में, जिससे ये जो लीफ है अपने स्ट्रक्चर को रीगेन कर लेता है। तो कुछ यही फंक्शन हो रहा है इस नेस्टिक मूवमेंट के अंदर। किसके अंदर, मिमोसा पुडिका के अंदर। दूसरा हमारा एक कॉमन टॉपिक है, ये ज़्यादा चांसेस है पूछने का, फंक्शन ऑफ हार्मोन इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या फंक्शन हो सकते हैं। जो भी फंक्शन आप सोचो सब जो भी हो रहा है सब हार्मोन के कारण हो रहा है। जैसे फ्रूट का पकना, लीफ का झड़ना, हाइट का इंक्रीज होना, सीड का जर्मिनेट होना, फ्लावरिंग होना, वैक्यूल के अंदर वेस्ट का या फूड का स्टोर हो जाना, ये सब क्या है, हार्मोन्स की मदद से ही होता है। तो कुछ याद रख सकते हो। देखिए एक टॉपिक पिछले वीडियो में बताना था जो मैं भूल गया था, फीडबैक मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फीडबैक मैकेनिज्म एनिमल बॉडी में एग्जिस्ट करता है और रेगुलेट होता है हार्मोन की मदद से। अब देखिए ये नॉर्मल बात करते हैं, जब आप फूड को खाते हो तो उस दौरान ग्लूकोज लेवल हाई होता है। जो भी फूड खाते हो उसका डाइजेशन होगा, डाइजेशन में ब्रेकडाउन होगा तो ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। तो ग्लूकोज लेवल हाई है, ठीक है। हम बॉडी में जो भी फंक्शन परफॉर्म करें उसमें वो यूज़ हो रहा है एज ए एनर्जी, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ग्लूकोज बच जाते हैं। तो क्या होगा, पैनक्रियास से इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट होगा और ये इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को चेंज कर देगा ग्लाइकोजन में, और जो कि स्टोर हो जाएगा लीवर के अंदर। हमने जब पैनक्रियास बताया था पिछले वीडियो में तो वहाँ बताया था कि वहाँ 2 सेल होते हैं, अल्फा सेल और बीटा सेल। अल्फा सेल सिक्रीट करता है ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन और बीटा सेल सिक्रीट करता है इंसुलिन नाम का हार्मोन। तो देखिए
ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज हो जाएगा और लीवर के अंदर स्टोर हो जाएगा फ्यूचर यूज़ के लिए। तो ग्लूकोज लेवल क्या होगा, नॉर्मल हो जाएगा। जब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाएगा तो उस दौरान फिर पैनक्रियास से सिक्रीट होगा एक और हार्मोन जिसका नाम है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन हार्मोन जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन था लीवर के अंदर उसको निकालेगा कि चल भाई निकल अब उसको ग्लूकोज में चेंज करेगा और फिर से ग्लूकोज लेवल नॉर्मल हो जाएगा। यानी जब हम फास्टिंग करते हैं तो ये वाला कंडीशन होगा, जब हम खाना खाते हैं तो उसके बाद भी एनर्जी पाते हैं और उस खाना खाने के बाद बहुत सारे फूड को स्टोर कर लिया जाता है कुछ इस मेथड से। तो यही था हमारा फीडबैक मैकेनिज़्म, यानी ज़्यादा हो तो भी एक मैकेनिज़्म है, कम हो जाए तो भी एक मैकेनिज़्म है। तो यहाँ हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर खत्म होता है। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं हर किसी का आंसर दूंगा। तो थैंक यू सो मच।